ये तमाचे जो पड़ रहे थे मुंह पे, मैं उन्हें अपने गाल पे भी महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ खास तौर पे वो हमारे लीडर्स जो मुस्लिम समाज के हैं खास तौर पे, और जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको भी अपने मुंह पर ये तमाचा महसूस करना चाहिए। एक दिन आएगा जब ये तमाचे उनके मुंह पे भी पड़ेंगे। क्या कार्रवाई हो सकती है अगर कोई इस तरह का अपराध करता है, किसी बुजुर्ग के साथ ट्रेन में मारपीट करता है, थप्पड़ मारता है, उसकी पहचान के आधार पर अगर उसके साथ इस तरह की हरकत होती है तो उसके लिए क्या कानून, क्या है, नियम क्या है? भारतीय न्याय संहिता ही है, उससे पहले आईपीसी थी। कानून वही है एकदम। उससे जो उसका फोन छीना वो डकैती, 5 लोगों से ज़्यादा ने मिलकर छीना उससे उसका मोबाइल, डकैती। जो उसका खाने का सामान वो लेके जा रहा था, अगर उसका था वो छीना, वो डकैती। जो मारपीट की वो मारपीट करने का वो, और जो उसे जिस प्रकार से गालियां दी जा रही हैं उसके धर्म के आधार पे वो मुकदमे, और 153 295 जो पुराने आईपीसी में थे। और उसके अलावा 120B किसने इन लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम ट्रेनों में चलो, उनको कोई काम थोड़ी होगा। ऐसे दस्ते, कोई संगठित तौर पर इस तरह हाँ, दस्ते छोड़ रखे हैं विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स, जो एक गैंग बना के पूरे देश में घूम रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में गैंग्स बने हुए हैं। रेलवे के लिए अलग गैंग है, अभी तो जहाज में चलने के लिए भी गैंग बन गए। एक गैंग से सामना मेरा भी हुआ था इलाहाबाद एयरपोर्ट, हुआ था? मेरा भी हुआ था। सर, एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील तक भी कोई भी सुरक्षित नहीं। बिल्कुल नहीं है। इस तरह की चीजें ना हो, क्या करेंगे, क्या समाधान? इसका समाधान ये दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर एक ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को शक के आधार पर इसलिए मारा जा रहा है, उसके जो को पैसेंजर है वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो डब्बे में जो है वो बीफ लिए हुए है, एक बुजुर्ग व्यक्ति। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं महमूद प्राचा जी से। कैसे देखना है सर ये जो पूरा मामला है? आपने एक वीडियो देखा होगा जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके जो को पैसेंजर है ट्रेन में, वंदे भारत में, इस तरह की हरकतें हो रही है, तो कैसे आप देख रहे हैं? उसको मार रहे हैं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि वो हर उम्र का भी लिहाज नहीं किया जा रहा। कैसे देख? नहीं, उस तरफ से तो सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि वो लोग तो आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स हैं, उनके बारे में तो सोचना ही बेकार है। सर मतलब ट्रेन में कोई भी व्यक्ति, आप कोई किसी को मारेगा तो आप उसको कह देंगे बीजेपी का आदमी, ये क्या बात? और कौन ऐसा काम करेगा बताओ आप मुझे? कोई भारतीय ऐसा गंदा घिनौना काम कर सकता है अगर वो आरएसएस और बीजेपी से संबंधित ना हो? कर ही नहीं सकता। काम कर रहा हो कोई भी हो सकता है सर। ज्यादातर लोग 99% लोग जो गलत काम करेंगे इस प्रकार के, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग होंगे। बाकी क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो प्योर क्रिमिनल्स होते हैं वो अलग, मतलब कोई राजधानी करता है, कोई जेब काटता है, कोई कुछ करता है, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन इस प्रकार के गंदे घिनौने कार्य जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे जो भी करेगा वो आरएसएस और बीजेपी का ही होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो। आप श्योर हैं? मैं 100% श्योर हूँ इसमें। और कोई इस प्रकार की जो भाषा है, इस प्रकार की जो मानसिकता है, उसका निर्माण सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं, या उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित लोग, भले ही वो किसी भी धर्म के हो, वही करते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाचे जो पड़ रहे थे मुंह पे, मैं उन्हें अपने गाल पे भी महसूस कर रहा था। और मेरे साथ साथ खास तौर पे वो हमारे लीडर्स जो मुस्लिम समाज के हैं खास तौर पे, और जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको भी अपने मुंह पर ये तमाचा महसूस करना चाहिए। एक दिन आएगा जब ये तमाचे उनके मुंह पे भी पड़ेंगे। तब तक आरएसएस और बीजेपी से आप सुरक्षा लेके चलते रहेंगे। तब तक पुलिस प्रोटेक्शन जो आरएसएस और बीजेपी की मेहरबानी से आपको मिली है वो आपको मिली रहेगी। जब वो हट जाएगी तो यही तमाचे गली मोहल्ले, ट्रेन और एयरप्लेन में, गाड़ियों में चलते हुए, बसों में चलते हुए आपके खुद के पड़ने वाले हैं। इसीलिए ओवैसी ने इसको ट्वीट किया। आप भी क्या बात कर रहे हैं? सभी लोग तो कह ही रहे हैं ये जो वीडियो है इसको ओवैसी ने रिट्वीट किया। आपने उससे, ये इम्तियाज जलील ने इसको जो है उसको ट्वीट किया। देखिए हमसे मतलब और पब्लिसिटी कर रहे हैं इसकी कि और लोग देखें। खाने के लिए तो है ना कि भाई ये गलत हो रहा है, देखिए। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ इसकी और पब्लिसिटी कर रहे हैं कि इस प्रकार से चांटे पड़ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये चांटा मेरे अपने गाल पे मुझे महसूस हो रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो लोग इससे पब्लिसिटी कर रहे हैं, जो लोग इसके माध्यम से पब्लिसिटी जुटा रहे हैं,
उनको भी ये अपने गाल पे महसूस होना चाहिए, उसके बाद रिएक्शन करें। आज नहीं तो कल इस तरह के चांटे उनके भी मुंह पे पड़ने वाले। जो जहर है, जो नफरत है, जो फैल गई है, क्या आपको लग रहा है कि अगर ट्रेन में किसी पब्लिक स्पेस में अगर कोई आदमी बैठा है, जिसने टोपी लगा रखी है, दाढ़ी लगा रखी है, तो क्या उसका टिफिन चेक किया जाएगा, क्या उसका बैग चेक किया जाएगा? और क्या मतलब कोई भी आके बोले भाई डब्बा दिखाओ, क्या खा रहे हो, ये क्या है? मतलब ये जो नया तरीका है, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? गुंडे मवाली ट्रेन कौन कर रहा है उन्हें? आतंकवादी गतिविधियों में कौन ट्रेनिंग? अच्छा, इस देश में सिर्फ एक ही संस्था तो ऐसी है ना जो मास लेवल पे अपने कार्डर्स को ट्रेनिंग दे रही है। वो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? यही तो ट्रेनिंग है उनकी। आप एक भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कोई लाखों में से एक आध व्यक्ति कोई ऐसा होगा जो आरएसएस से कनेक्टेड नहीं होगा और वो ऐसा काम कर रहा होगा किसी ना किसी संस्था से। अब तो वीडियो आ गए ना, और ये जो आप बता रहे हैं जिनके नाम, वो तो खुद बहुत बड़े वकील हैं। तो अब इन लोगों को वो जेल भिजवाने के लिए कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और इनके पीछे ये किस संगठन से काम करते हैं, उसको बैन करवाने के लिए कितना काम करते हैं। अलावा इसके कि इससे कुछ ट्वीट्स में उनके लाइक्स बढ़ जाएं, अलावा इसके कि उनको कुछ ये और तारीफ मिल जाए कि देखो आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने से कुछ हो रहा है? एक्शन, कार्रवाई, कानूनी संवैधानिक कार्रवाई क्या करते हैं? क्या कार्रवाई हो सकती है अगर कोई इस तरह का अपराध करता है, किसी बुजुर्ग के साथ ट्रेन में मारपीट करता है, थप्पड़ मारता है, उसकी पहचान के आधार पर अगर उसके साथ इस तरह की हरकत होती है, तो उसके लिए क्या कानून, क्या है, नियम क्या है? भारतीय न्याय संहिता ही है, उससे पहले आईपीसी थी। कानून वही है एकदम। उससे जो उसका फ़ोन छीना, वो डकैती। 5 लोगों से ज़्यादा ने मिलके छीना उससे उसका मोबाइल, डकैती। जो उसका खाने का सामान वो लेके जा रहा था, अगर उसका था वो छीना, वो डकैती। जो मारपीट की, वो मारपीट करने का वो, और जो उसे जिस प्रकार से गालियां दी जा रही हैं उसके धर्म के आधार पे, वो मुकदमे, और 153, 295 जो पुराने आईपीसी में थे। तो ये सब मुकदमे तो हैं ही। और उसके अलावा 120B, किसने इन लोगों को प्रोत्साहित किया कि तुम ट्रेनों में चलो? उनको कोई काम थोड़ी होगा। ऐसे दस्ते, कोई संगठित तौर पर इस तरह हाँ, दस्ते छोड़ रखे हैं विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के। ये आपको क्या लगता है जो काव विजिलेंटे हैं, जिसके लिए मोदी जी ने भी एक बार बोला था कि ये गौ रक्षक नहीं हो सकते, ये कौन है? गैंग बना के घूम रहे हैं ना, उगाइयां करते घूम रहे हैं। अभी आप देखिएगा वो समय आने, महंगा टिकट लेके वंदे भारत और बड़ी बड़ी ट्रेन में चढ़ेंगे, जाके लूट चेक करने के लिए, लूटमारी करने। मोबाइल फोन तो आपकी आंखों के सामने छीना है, जिसकी वीडियो वो खुद बना रहे हैं। क्या पैसे छीने होंगे उससे, क्या जेवर छीने होंगे, ये तो आपने देखे नहीं ना। उसकी वीडियो थोड़ी बनाएंगे वो। ये सब ट्रेंड कार्डर्स हैं आरएसएस, बीजेपी के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे। पुलिस का हिंदू सेना, कोई डर नहीं है इन लोगों को। क्या होगा? होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, क्या होता है बताओ आप मुझे? मॉब लिंचिंग के केस में तो निंदा कर चुके हैं मॉब लिंचिंग की, निंदा। जैसे दूसरे लोग निंदा कर रहे हैं, वैसे मोदी जी निंदा कर रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री निंदा करने के लिए हैं या कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री हैं? निंदा तो सभी कर रहे हैं। निंदा तो आप मोदी जी से ज़्यादा अच्छा बोलते हो, आप उनसे अच्छी निंदा कर लोगे। आपसे अच्छा तो मोदी जी भी नहीं बोल पाते ना। तो निंदा करने से क्या होगा? प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, एक्शन क्या लिया? एक्शन नहीं लेते हैं कि हाँ तुम करते रहो, हम सिर्फ निंदा करेंगे और तुम ये काम करते रहो। एक्शन कुछ लेंगे नहीं। तो ये गैंग्स, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को? सजा कानून में निर्धारित है ना। डकैती की सब सजा है ना, 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा है। डकैती की है सजा? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप इतना शोर कैसे रहता? अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगी कोई कार्रवाई। मुंह दिखाने के लिए अगर ये ज़्यादा हाइप हो गया तो एक एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद वो सब भूल जाएंगे उसे। और ये जो पीट रहे हैं, उनको ये जो पीट रहे हैं, वो और धमकाएंगे, डराएंगे, वो अदालत में गवाही देने भी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जो लोग खुद सुरक्षा के कवच में घूम रहे हैं, ब्लैक कैट कमांडो लेके या Z+ सिक्योरिटी लेके या Y+ सिक्योरिटी लेके, आप मोदी जी से मेरा नम्र निवेदन है, आज तक मैं कम ही निवेदन करता हूँ मोदी जी से कम हमारे जितने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के नेता, ठीक है, जो हमारे मुस्लिम समाज के नेता हैं, इन सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो। मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ। हालात कुछ बेटर हो। सर कास्ट धर्म के आधार पर थोड़ी ना सिक्योरिटी मिलती है। नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ ना, इनको कोई आवश्यकता नहीं है। ये इतने बड़े बड़े कहने से ऐसा थोड़ी ना। किससे खतरा है इन्हें? क्यों ये सिक्योरिटी इतनी मिली हुई है इन्हें? किससे खतरा है इन्हें? किससे खतरा है जो आप बता रहे हैं? किससे खतरा है इन्हें जो इनको सिक्योरिटी की जरूरत है? आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स से ही खतरा है ना, है कि नहीं? तो बाकी लोगों को नहीं है क्या?
आम नागरिक को नहीं है। अपनी सुरक्षा लेके आम नागरिक के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। अपनी सुरक्षा चली जाएगी तो फिर ये जेन्युइनली शायद थोड़ा बहुत काम करें आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स, जो एक गैंग बना के पूरे देश में घूम रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में गैंग्स बने हुए हैं इनके। रेलवे के लिए अलग गैंग है, अभी तो जहाज में चलने के लिए भी गैंग बन गए हैं। लेकिन सर एक गैंग से सामना मेरा भी हुआ था इलाहाबाद एयरपोर्ट। आपका हुआ था? मेरा भी हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद क्या हुआ, एयरपोर्ट। अगर आप थोड़ा बता पाएंगे? देखिए, उस दिन मैं एक टीवी चैनल पे वो एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहा था, तो वो गैंग मेरे पीछे लगा हुआ था। अब देखिए, आप कहेंगे कि वो टिकट खरीद के आया, वो तो जहाज का टिकट खरीद के मेरे साथ में चला उस जहाज में, तो आके उन्होंने बीच में आके डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। फ्लाइट के दौरान? फ्लाइट नहीं, एयरपोर्ट पे मैं इस फ्लाइट का वेट कर रहा था। उस दौरान मैंने एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देना शुरू, आके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जान से मारने की धमकी देने लगे। हम तुम्हारा घर जानते हैं और तुम्हें हमें पता नहीं हम कौन हो, हमारे कहाँ कहाँ तक संबंध हैं, ये कर देंगे और ये इंटरव्यू देना बंद करो। मेरे पीछे स्पेशली गैंग लगा रखे ना, क्यों? उसी तरीके से आम आदमियों के लिए। सर, एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील तक भी कोई भी सुरक्षित नहीं? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ वो सुरक्षित हैं जिन्हें आरएसएस और बीजेपी ने सुरक्षा दे रखी है, खास तौर पे Y+ Z+। क्यों जरूरत है? ये तो बहुत बड़े मुजाहिद और फाइटर्स हैं ना, अपने अपने कमजोर वर्ग के समाजों के लिए उतर के आए, उन्हीं के लेवल पे आए। ऐसा नहीं है कि सर अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख के आगे पहुंच गया, पैसा कमा लिया, आगे बढ़ गया, नाम है, तो भी ऐसा नहीं है कि भाई उसके बाद भी वो सुरक्षित है, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता है? सुरक्षित कोई नहीं है, सिर्फ वही सुरक्षित हैं जिन्हें आरएसएस और बीजेपी के लोग सुरक्षा दे रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा कोई सुरक्षित नहीं है। और ये लोग तो मेरे ख्याल से ये भी जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग इन्हें कुछ मारेंगे नहीं, दिखावे के लिए कुछ कर लें भले ही, लेकिन फिर भी इन्हें डर ये है कि कोई गलती से। तो सर, उस दिन जो आपके साथ जो घटना घटित हुई, तो इस तरह मेरे साथ तो मॉब लिंचिंग में बदल जाती है सर ऐसी? हाँ, ऐसी तो बदलती है। वही गैंग्स है ना, सिखाए हुए ट्रेंड गैंग्स हैं। मॉब लिंचिंग कोई ऐसे आम व्यक्ति कर सकता है? बताओ आप मुझे। वो ट्रेंड गैंग्स जो क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए ट्रेनिंग होती है। किसी व्यक्ति को जान से मार देना, मार के पीट के, कोई ये इंसानियत का काम थोड़ी है। तो हैवान बनाया जाता है ना उनको ट्रेनिंग देके, जानवर बनाया जाता है उन्हें ट्रेनिंग देके, वरना 25 आदमी एक आदमी को मिलके कौन मार सकता है? कोई मारेगा? लोग जो कहते हैं हम देश धर्म की मतलब सुरक्षा कर रहे हैं, ये जो मतलब ये इस तरह का 10 लोग मिलके एक आदमी को मारे, हाँ, तो ये कौन सी रक्षा हो रही है? मैं वही कह रहा हूँ ना, वो इंसान है क्या? वो तो जानवरों से भी बदतर है। ये अभी भेड़िए जो पकड़े जा रहे हैं ना वहाँ पे बदायूं में, क्या वो उन भेड़ियों से भी बदतर है? भेड़िया तो भूख के मारे करता है ना काम, वो उन भेड़ियों से भी गंदे घिनौने जानवर हैं, लेकिन उन्हें बनाता कौन है जानवर? ये आरएसएस में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो सर, क्या आपको लग रहा है कि मुश्किल है दाढ़ी टोपी पहन के निकलना पब्लिक प्लेस में इस तरह? हाँ, अगर आप सुरक्षा कवच लेके नहीं चल रहे, जैसे हमारे बड़े बड़े लोग दाढ़ी टोपी रख के और पूरी सुरक्षा में चलते हैं, तब तो खतरा है किसी को भी इस वक्त, क्योंकि गैंग घूम रहे हैं ना। सर, ये जो वीडियो आपने देखा, तो आप क्या समझते हैं सर, क्या मनोदशा होगी जब 30 लोग मतलब इस तरह से घेर ले, मोबाइल वीडियो बना रहे हैं? मतलब वो व्यक्ति जिसने शायद अपनी मतलब वो टेक्नोलॉजी से भी इस तरह से वाकिफ ना हो, तो वो इंसान क्या सोचे, सारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, मतलब क्या मनोदशा होगी ऐसी स्थिति में? उस व्यक्ति की मनोदशा तो खैर दबाव में ही होगी, वो बेचारा क्या रिएक्ट कर सकता है। मैं तो उन लोगों की मनोदशा सोच रहा हूँ जो जानवरों की तरीके से वीडियो बना रहे हैं। वो इंसान हैं। मतलब आरएसएस और बीजेपी ने, और ये जो मनुवादी मानसिकता के जो जितने भी ये रामभाई तेंगुल हैं, आपने मणिपुर में देखा, कोई इंसान कर सकता है। मैं उन लोगों की मानसिकता सोच के बारे में सोच रहा हूँ कि वो कितने गंदे घिनौने जानवर हैवान हो चुके हैं। ये लाइसेंस कहाँ से मिल गया कि आप कहीं से किसी वीडियो बना कर ले आइए और उसमें बोल दीजिए बीफ खा रहा है और आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा? ये लाइसेंस आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, रामभाई तेंगुल, मेथी लेपुन, सब आरएसएस। सर, एक संगठन है, कोई सरकार नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले सकते, कुछ कर थोड़ी ना देगा, संगठन है एक अपना। देशद्रोही बनाने का संगठन है वो। भारत का संविधान खत्म कराने के लिए संविधान तो लागू है सब पे, अगर कोई गलत करेगा तो कार्रवाई होगी। कहाँ लागू है? उसका डर नहीं है फिर? बताओ आप कहाँ लागू है? आरएसएस कोई इतना बड़ा संगठन है, खुलेआम आंखों में झूठ बोलता है। सरदार पटेल साहब को झूठ बोला कि हम राजनीतिक गतिविधियों में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे, और राजनीतिक गतिविधियों में पूरा हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका एक सेक्रेटरी होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता है, वो कर रहे हैं खुलेआम। उनका कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो, लेकिन उनसे कनेक्टेड
1 लाख से ज़्यादा संगठन है, उनका खर्चा कौन चला रहा है? कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? किसी ईडी, किसी सीबीआई, किसी पीएमएलए का केस उनके ऊपर बना? आज तक बना? क्यों नहीं बना? जो 1 लाख से ज़्यादा संगठन चला रहे हैं, हर संगठन उनका करोड़ों में खेल रहा है। कोई पूछताछ है उनसे? अभी एक छोटा सा मदरसा वो इलाहाबाद में है, उसके ऊपर ईडी और सीबीआई और एनआईए जा रही है वहाँ पे। एक फोटोकॉपी मशीन के माध्यम से क्या कोई नकली नोट छाप सकता है? इस तरह की चीजें ना हो, क्या कहेंगे, क्या समाधान है? इसका समाधान ये कोई भी व्यक्ति आराम से जो है कहीं भी आ सकता है। ये इसकी रक्षा सिर्फ इसको हाथ में लेने से नहीं होनी है, इसकी रक्षा होनी है हर नागरिक को। इसको समझना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आना चाहिए। और नौकर को नौकर की जगह, प्रधानमंत्री से लेके और एक जो पुलिस अधिकारी हैं, वो सब देश की जनता के नौकर हैं। उनको नौकरों की जगह पे रखवाने का काम है भारत के संविधान द्वारा, वो काम करने आपको लग रहा है कि सर माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है? हर कमज़ोर को दबाया जा रहा है। सारी माइनॉरिटीज़, जो संविधान जब बन रहा था ना, जिस कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ था, माइनॉरिटी की तरह से वो अपनी बातें संविधान सभा में रख रही थी। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, और उस समय तो एंग्लो इंडियंस भी थे, आज भी हैं पर वो बहुत कम है। ये सभी लोग, पारसी, ये सभी लोग माइनॉरिटी की कैटेगरी में ही थे संविधान बनते समय में। उन सबको खतरा है। उसके अलावा जो हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको भी खतरा है। ये सभी लोग एक प्रकार से माइनॉरिटी की डेफिनेशन में पूरी तरीके से फिट बैठ। रुकेगा जब हम लोग सब एक होके आरएसएस और बीजेपी के इस जहर को जो उन्होंने पूरे देश में डाल दिया है, करोड़ों बीजेपी सरकार इसलिए हो रही है? नहीं, बिल्कुल अनुस्मृति लागू करने के लिए इसलिए ये सब हो रहा है। बीजेपी से कोई मतलब नहीं है इसका। 2014 से पहले होता था सब? तब भी होता था, तब भी आरएसएस थी। आरएसएस को जब बैन किया गया, जब ये कुछ दिन के लिए रुकी, लेकिन वो फिर कुछ ना कुछ छल कपट करके, सरदार पटेल साहब को जो छल कपट करके वापस आ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए उनकी कैपेसिटी कितनी होगी छल कपट करने की।